बात चुनाव की, एक निरंतरता है। यह शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया देश में। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव आ जाता है। कल लाल किले की प्राचीर से जब पूरा देश, आप, मैं, हम सब आजादी का 78वां जश्न मना रहे थे, वर्षगांठ मना रहे थे स्वतंत्रता दिवस की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। मैं लाल किले से तिरंगे को साक्षी रखते हुए देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि देश की तरक्की के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो सके, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें आगे आना चाहिए। और इस बाबत सरकार जो कोशिश कर रही है उसका भी जिक्र करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, सब चुनाव साथ हो जाएं। उसे लेकर सकारात्मक सुझाव भी दिए हैं, पर लगता है यह सकारात्मक सुझाव चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनके पास ये सुझाव नहीं पहुंचे। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब आप कहेंगे अरे इसमें इतना जोर क्यों लगा रहे हो, चुनावों का ऐलान किया तो ठीक कर दिया। अब इसमें दो तीन पेंच है। चुनाव तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने हैं, तो चारों जगह एक साथ चुनाव क्यों नहीं कर दिए गए। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं टाइमलाइन अलग अलग होती है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, पर पिछली दफा 2019 में 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह वोटिंग हुई और काउंटिंग मतगणना हुई 24 अक्टूबर को, साथ साथ हुए। तो हरियाणा में पहले चुनाव और महाराष्ट्र में बाद में, महाराष्ट्र झारखंड, और अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जो होने हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं, उनकी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। तो सरकार में ही द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। अगर निरंतरता को खत्म करना है और एक बार का ये सिलसिला बनाना है, तो उसकी कहीं कोशिश तो करते हुए दिखना चाहिए, या इसमें भी राजनीतिक रणनीति भी कहीं इस्तेमाल हो रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। अब 2018 में सरकार गिर गई और 2019 अगस्त के ही महीने, जिस महीने में हम हैं, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। नॉर्मलसी लाने के लिए, आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए, और यह बाधा था विकास की राह में, एक रोड़ा था। किसी भी देश के हिस्से में दो संविधान, दो निशान, वो क्यों हो। तो अनुच्छेद 370 तो हट गया था, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा डंडा चलाना पड़ा कि सितंबर तक चुनाव कराइए, नथिंग डूइंग। अब तो परिसीमन भी हो गया, डिलिमिटेशन भी हो गया। 87 सीटें पूरे जम्मू कश्मीर में होती थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख को हटा दे तो 83 सीटें थी, अब वो बढ़कर 90 हो गई है, क्योंकि लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यूटी तो खैर इस वक्त जम्मू कश्मीर भी है, पर अब वहां पर चुनाव होंगे। तो ये अग्नि परीक्षा है क्या? 5 साल का वो जो लेखा जोखा 370 सफल है असफल है, क्या यह भी पता लगेगा? और 2024 के जो चुनाव हुए उसमें एक खास बात और बहुत ही सुखद बात, देखो जो अच्छे एहसास होते हैं
उनका जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। 58% वोटिंग हुई, वोटर टर्नआउट हुआ 5 सीटों पर जम्मू कश्मीर की लोकसभा के जो चुनाव हुए। 50% से ऊपर तो कभी गया ही नहीं वहां पर मतदान। 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, 1 निर्दलीय के खाते में गई। लेकिन यहां पर 2014 का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। तब पीडीपी 28 सीटें जीतकर 87 में से पहले नंबर की पार्टी बनी, सबसे बड़ी पार्टी, और 25 सीटें बीजेपी ने जीती। और बीजेपी जो बाप बेटी के राज को, बाप बेटे के भी, फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को भी, और मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती सईद, इनकी लानत मलानत वो लगातार कर रही थी, पाकिस्तान परस्ती के आरोप लगाती थी इन पर सत्ता में साथ साथ बैठ गई थी पीडीपी के। जब वो गठबंधन नहीं चला तब से वहां सरकार नहीं बनी है। तो अब ये अग्नि परीक्षा है क्या कि कौन जीतेगा जम्मू कश्मीर का चुनाव, और इसी में पूरी ताकत झोंकेगी क्या बीजेपी। और राजनीतिक रणनीति यही है कि भाई जम्मू कश्मीर के साथ किसी और राज्य को, 3 और राज्य जोड़ देंगे तो पूरा प्रचार प्रसार कैसे हो पाएगा। क्या ये भी हमें अकाउंट फॉर करना होगा। तो इसमें आप कहेंगे भाई हरियाणा का चुनाव क्यों आ गया। हरियाणा में क्या राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की वो गूंज, हरियाणा के बहुत से युवा जो फौज में हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी सर्व करते दिखाई देते हैं, वो नज़दीकी, क्या उसको भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है, मेरी हरियाणा सरकार में लोगों से बात हो रही थी कि अरे भाई अभी कहां, 3 दिन पहले हड़कंप मचा हुआ था। मैंने कुछ लोगों से बात की कि अरे चुनाव हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ हो जाएगा। अरे भाई साहब हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। मगर क्या बात होगी, अरे ये तो कई योजनाएं उनकी घोषणा करनी थी। वो पिटारा जो खुलता है वो खोलने का क्या मौका ही नहीं मिला। ये अपने आप में एक राजनीतिक जुआ भी खेला जा रहा है क्या। और हरियाणा बहुत अहम इसलिए हो जाता है कि हरियाणा वो राज्य है जहां पर बीजेपी कभी दहाई का आंकड़ा ही नहीं पार कर पाई थी 2014 से पहले। लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती, कांग्रेस 2 पर ही सिमट गई थी 10 में से। लेकिन जब चुनाव हुए विधानसभा के, लोकसभा चुनाव के बाद, तो 47 सीटों के साथ अपने दम पर, अपने बलबूते पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी बीजेपी। तब नंबर 2 की पार्टी आईएनएलडी होती थी, अब तो वो हाशिए पर पड़ी है, 2 फाड़ भी हो गए। और फिर 2019 में 10 की 10 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती बीजेपी ने। पर विधानसभा चुनाव आया और तब तक 370 हट भी चुका था। इसको ध्यान रखिएगा दर्शकों। तो बीजेपी अपने बलबूते पर 90 में से 40 सीट ही लेकर आ पाई। बहुमत नहीं मिला और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, उसके पास सत्ता की चाबी थी, चाबी उनका निशान था, उसकी जरूरत पड़ गई। पर इस बार अग्नि परीक्षा हरियाणा में भी क्या इसलिए है कि लोकसभा में 10 में से 5 ही सीटें जीत पाई बीजेपी। 5, 10 की 10 जीतने पर ही 40 सीटें आई थी। तो यहां क्या बड़ी दिक्कत भी सामने आ सकती है। कांग्रेस तो यात्राएं कर रही है, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा भी है। वो कुमारी शैलजा यात्रा पर निकल रही थी तो दीपेंद्र हुड्डा पहले से ही निकल पड़े। तो कोई जन संदेश, कोई हरियाणा बचाओ उन यात्राओं पर चल रहे हैं। पर हेड स्टार्ट मिल गया है क्या कांग्रेस को यहां पर। और आजकल हरियाणा में एक बात कही जा रही है कि लोग कांग्रेस को जिताएंगे और कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे। तो बीजेपी के अंदर खाने, हम उत्तर प्रदेश की बड़ी बात करते हैं, हरियाणा में भी अच्छी खासी नाराजगी हो रही है क्या। एक वजह तो सामने दिख गई थी, मार्च में ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटा दिया गया पद से और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अब 2 अहम मंत्रालय केंद्रीय कैबिनेट में तो दे दिए गए, लेकिन बदला क्यों गया।
और फिर जो टिकट दिए गए, ये बहुत दिलचस्प है। जो 10 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे, वो कांग्रेसीकरण का पुट ज्यादा दिखा। वो बीजेपी के लोग कम, कांग्रेस के लोग कमल के निशान पर चुनाव लड़ते ज्यादा दिखाई दिए। इसमें नवीन जिंदल, बीजेपी सबसे ज्यादा चीख पुकार करती थी कोयला घोटाले में, अरे नवीन जिंदल ने वहां पर दलाली दी है, फलाना दिखड़ा, और सदस्य बनाया और सांसदी का टिकट भी दे दिया, जीत भी गए नवीन जिंदल। अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, उनको सिरसा से खड़ा कर दिया। अरविंद कुमार शर्मा, ये पुराने कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी रोहतक में पिछली बार तो सांसद बन गए थे, इस बार हार गए। चौधरी धर्मवीर, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। और राव इंद्रजीत भी मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं बस राज्य मंत्री बनना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए। और साथ ही साथ अगर रंजीत चौटाला भी जोड़ दूं, बेटे हैं चौधरी देवीलाल के, तो ये भी बीजेपी में किस विरासत से आए हैं। तो 6 उम्मीदवार 10 में से बीजेपी के थे ही नहीं, ओरिजिनल बीजेपी है ही नहीं। तो ये लड़ाई किस तरफ जाती दिख रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 370 की असल समीक्षा, अब कश्मीर की अग्नि परीक्षा और हरियाणा की टेंशन कहां गया? वन नेशन वन इलेक्शन।